तो श्रीनगर में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त वहीं मौजूद हैं। वो ट्वीट भी कर रहे हैं, एक्सपोज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीज फायर को लेकर हुआ क्या, ये कैसा सीज फायर है कि आप 3 घंटे पहले सीज फायर पर सहमति जताते हैं और 3 घंटे बाद फिर से गोलियां बरसाते हैं भारत की सीमा पर। डिफेंस एक्सपर्ट्स वत्स साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वत्स साहब, जब थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी तो यही सवाल मैंने पूछा था कि पाकिस्तान क्या भरोसे के लायक है। जवाब उस वक्त भी आपने दिया था एक शब्द में, नहीं, और जवाब इस वक्त पूरे भारत को मिल चुका है, नहीं। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका। देखिए, पाकिस्तान को मैं हमेशा हर चैनल पर पिछले 4-5 साल से अपने YouTube के जो इंटरव्यू है उसमें ही बोल रहा हूं और बड़े शिद्दत से आज आपके चैनल पे फिर दोबारा बोल रहा हूं कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। आप उसको सीधा नहीं कर सकते, आपको उसकी पूंछ को काटना ही पड़ेगा। और आज जब आप इस स्थिति में हैं कि उस पूंछ को काट सकते हैं और फिर भी हमने उसको मौका दिया। ये देश, हमारे देश की जो नेतृत्व है, खासतौर से राजनीतिक नेतृत्व ने उसको मौका दिया, लेकिन वो पूंछ है, वो सीधी नहीं हो सकती, उसको तो काटना ही पड़ेगा। तो वत्स साहब, अभी जो स्थिति बनी है, हालांकि जिसकी आशंका हम पूरा भारत लगा रहा था, जो थी आशंका कि भारत जो मौका इस वक्त पाकिस्तान को दे रहा है कि सीज फायर पर सहमति बना दी है, लेकिन शाम को जब 6 बजे डिफेंस रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो भारत की सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो भारतीय सेना उसको जवाब देने में सक्षम है और सतर्क भी है और तैयार भी है। लेकिन क्या ये जो फैसला लिया गया था इसमें थोड़ी जल्दबाजी हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, क्या होता है कि डिप्लोमेसी में हर चीज बड़े कंसीडर्ड डिसीजन के बाद, सारी परिस्थितियों को समझने के बाद ली जाती है। मैं सीज फायर जो हमारे देश के नेतृत्व ने लिया है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ चीजों को हमारे को देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, क्या पाकिस्तान को हम डीन्यूक्लियराइज कर सकते हैं? क्योंकि जब तक पाकिस्तान के पास में ये न्यूक्लियर बोगी, मतलब वो कर नहीं सकता लेकिन फिर भी है उसके पास में, और अगर वो गलती से जो है आतंकवादी हाथों में पड़ गया, जिसकी संभावना काफी हो सकती है, तो उस हालत में उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के जो आतंकवादी फैक्ट्री है, हमने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, उनने वो घुटने पर आए, उनके डीजीएमओ ने हमारे जो है डीजीएमओ से सीज फायर मांगा, यूएसए ने मध्यस्थता करी, एग्रीड। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, आतंकवादी की जो फैक्ट्री है वो उसको जो वहां के नेतृत्व का कहना ही नहीं मान रही है, तो फिर आप किससे बात करोगे? पाकिस्तान आर्मी जो पहले से ही रोग आर्मी है, जो पहले से रेडिकलाइज आर्मी है, या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल नेतृत्व है जिसके कोई अस्तित्व ही नहीं है? तो ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। वत्स साहब, एक इनसाइट्स आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 5 बजे घोषणा होती है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हैं। उनके डीजीएमओ ने हमको फोन किया, विदेश मंत्रालय को, फिर सहमति बनी और 3 घंटे भी इस बात को नहीं गुजरे कि पाकिस्तान अपनी बात पर टिक नहीं सका। क्या इस बात से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान का जो प्रशासन है वो अब सेना के मतलब उसके अंडर रहा ही नहीं, उसकी बात सुनी नहीं रहा है, सेना तो सुनी नहीं रही उसकी बात? देखिए, जियाउल-हक, परवेज मुशर्रफ और अभी जो आसिफ मुनीर है जी, ये एक ही सोच के आदमी हैं। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने जूते के नीचे रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर में आज ये सिचुएशन हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी, मुझे ऐसा लगता है, वहां के जो पॉलिटिकल नेतृत्व को नहीं मान रही है, और हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर में किसी भी तरह का
कू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कोर कमांडर्स हैं या उससे नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो आसिम मुनीर से ज्यादा वाकिफ नहीं रखते हैं, उसके नेतृत्व में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। तो बस आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान, वो एक जनरल नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, इसको आप समझिए। और उसके हिसाब से उधर जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है या उनके नीचे जो डिफेंस मिनिस्टर है या दूसरे, वो तो बिल्कुल ही नाकाबिल है। तो अब आप बात करोगे, किससे बात करोगे? सीज फायर का उल्लंघन जो हो रहा है या सीज फायर का जो 12 तारीख को 12 बजे हम बात करेंगे, तो किससे बात करें? कोई तो अथॉरिटी हो। एक नेगोशिएटिंग टेबल में हमारे नेतृत्व ने एक बड़ा दिल दिखाया है कि भाई ठीक है, ओके, हम नहीं चाहते कि दोनों देश की शक्ति हो और दोनों देश के लोग किसी तरह से परेशान हो। तो वत्स साहब, सॉल्यूशन क्या है फिर? अगर डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट ही नहीं हो सकेगी, अगर 5 बजे सीज फायर पर सहमति बनती है और इतनी क्षमता नहीं है पाकिस्तान की सरकार के भीतर कि वो अपने सेना को समझा सके कि हमने सीज फायर किया है, आपको रुकना होगा, और पाकिस्तान की सेना थमने को तैयार नहीं है, तो फिर इन डिप्लोमेटिक्स स्टेप्स का महत्व कितना रह जाता है? देखिए, हम हमेशा युद्ध के मैदान में जीते हैं, लेकिन नेगोशिएटिंग टेबल पर हारे हैं। चाहे वो पाकिस्तान जो 1965 की लड़ाई हो जिसमें हमारे को मजबूरी में ना कहने के बावजूद हाजी पीर पास देना पड़ा, और चाहे वो 71 की लड़ाई हो जिसमें 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को, सैनिक कैदियों को हमने बिरयानी खिला के बिना कोई हमारे को गेन किए शिमला समझौता दिया। शिमला समझौते की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब हमारे को जो स्थिति पैदा करनी है वो ये पैदा करनी है कि पाकिस्तान को नेगोशिएटिव टेबल के ऊपर हम जब लाए तो हमारे पास में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, बहुत बड़ी ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को जो है नेगोशिएटिव टेबल पर आके हम दबा सके। हम उससे अपनी जो बातें हैं, चाहे वो आतंकवादी की फैक्ट्री खत्म करने की है, चाहे वो डीन्यूक्लियराइजेशन की है, चाहे वो हमारे जो पुराने हाजीपीर पास है, या और दूसरी चीजों के बारे में बात करें, मैं पीओके के बारे में बात नहीं करूंगा, तो उसको लेने के लिए तो जरूरी है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास में आना चाहिए, और जब तभी तो नेगोशिएटिंग टेबल पर आएगा। अभी तो पाकिस्तान के लिए विन-विन सिचुएशन है। तो एक मौका दिया था हमारे देश की लीडरशिप ने। मोदी जी इतने परिपक्व राजनीतिक नेता है, पूरा देश उनके साथ में, पूरा विपक्ष उनके साथ में, उन्होंने उदारता दिखाते हुए फिर तो एक बार फिर उनको मौका दिया। लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो जरूरी है कि भाई पूंछ को तो काटना ही पड़ेगा। और जिस टेररिज्म की बात की जा रही है उनको पोषित करने वाले लोगों पर भी बातचीत होनी चाहिए। वत्स साहब, हम जिस वक्त ये चर्चा कर रहे हैं उसे लगभग 12-14 घंटा पहले IMF ने एक बड़ी राशि पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है लोन के तौर पर। $1 बिलियन। अब देखिए, स्थिति ये हो गई है, ये आप समझ रहे हैं, ये पूरा विश्व समझ रहा है, लेकिन क्या कुछ लोग अपने नफे नुकसान को देखकर इन तमाम परेशानियों से मुंह फेर रहे हैं? आतंकवाद से ऐसा कौन सा देश है जो पीड़ित न रहा हो? इतिहास से लेकर अब तक किसी न किसी काल में हर देश उससे पीड़ित रहा है। इसके बावजूद IMF जैसी संस्थाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं लगातार पिछले 35 साल से, मैं इतिहास देख रहा था, 24 बार लोन मिल चुका है पाकिस्तान को, और उसका रिकॉर्ड इतना खराब है, बावजूद इसके वो उसे लोन मिलता जा रहा है, और इस पैसे का इस्तेमाल वो सीमा पार भारत में घुसकर आतंक को पनाह देने में, उसे डेवलप करने में, आतंकी हमलों को साजिश के तौर पर बुनने में करता रहा है। क्या इस फ्रंट पर भी एक मोर्चा खोलने की जरूरत है? डेफिनेटली, बिल्कुल। देखिए, आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बिंदु को टच किया है। सबसे पहले, जो पाकिस्तान को कहीं से भी लोन मिलता है तो वो अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना से उसने जो हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया उसको चुकाने में इस्तेमाल करता है। उसके बाद में जो उसके पास में 10, 15, 20% जो पैसा बचता है वो आतंक की फैक्ट्री को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये पूरा देश जानता है।
आज IMF ने उसको जो लोन दिया है वो एक, देखिए IMF के अंदर में सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका है? USA का जी। अगर USA चाहता तो $1 बिलियन का लोन इन परिस्थितियों में पाकिस्तान को नहीं मिलता, लेकिन USA ने उसका विरोध नहीं किया और उसके बाद में अब जो है वो हमारा मध्यस्थता कर रहा है। तो मैं दोनों एंगल को देख रहा हूँ जी। मैं मतलब जो दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ कि एक तरफ USA जो है वो IMF का लोन उसको दिलाने में सहायता कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे साथ मध्यस्थता कर रहा है। ये USA की पॉलिसी है, वो अपने हिसाब से देखेगा। बिकॉज देखिए पाकिस्तान को जी की उपयोगिता USA की नजर में अफगानिस्तान के कारण कम हो गई, लेकिन ईरान के कारण अभी भी मौजूद है। आप इस बात को देखिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सिनेरियो में ईरान और USA कभी एक साथ नहीं हो सकते, उनके आपस में 69 का आंकड़ा है ही है। तो पाकिस्तान की जो जरूरत है ग्वादर पोर्ट के कारण, और बीच में हम चाबहार पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद में जो है जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो इन सब सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो USA को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी के अंदर में या अरेबियन सी के अंदर में या इंडियन ओशियन के अंदर में, उसको खत्म करने के लिए, चाइनीज इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए जो क्वाड बनाया गया है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो भारत का है। बिल्कुल। और USA अगर हमारे को इस समय सपोर्ट नहीं करेगा तो USA को हमारी जो मार्केट है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारे वैश्विक तौर पर अगर चीजें देखें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है तो मैं एक बार फिर दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बोल रहा हूं कि पाकिस्तान की पूंछ काटना ही पड़ेगी। इस वक्त वत्स साहब एक सवाल सबके जहन में है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों को अपने जूते के नीचे रखती है, और ये पूरे विश्व ने देखा है, महसूस भी किया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि डिप्लोमेसी के लिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आगे बढ़ने के लिए भारत संवाद किससे करे? आतंकवादियों से करे, नेता से करे, सेना से करे, किससे करे, या समझौता ही ना करे? मैं तो आपसे यही तो मेरा भी तो यही सवाल है जी कि सीज फायर हमने करा, लेकिन 12 मई को 12 बजे हम किसके साथ बैठेंगे? पहले ये तो डिसाइड हो जाए जी। प्रभुत्व किसका है पाकिस्तान के अंदर में? कौन ये गारंटी लेगा? हमने अपने पॉलिसी वॉर डॉक्ट्रिन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रेडिकल चेंज हमने किया है कि अगर हमारे देश के अंदर में कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। वॉर डॉक्ट्रिन के अंदर में चेंज है, पॉलिसी चेंज है। लेकिन अब जो हम सामने वाले से बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? आप मेरे को बताइए। बिल्कुल, 12 तारीख को फेस क्या होगा पाकिस्तान का? कौन होगा फेस? फेस नहीं, बैठेगा कौन हमारे सामने? और क्या गारंटी है? कौन गारंटी लेगा कि वहां पर आतंकी फैक्ट्री खत्म नहीं होगी? कौन गारंटी लेगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बोम, और क्या गारंटी होगी कि जो उस वक्त 12 तारीख को जो भी कह रहा होगा उस बात में कितनी सच्चाई और कब तक उस बात पर टिके रहेंगे? एग्जैक्टली। मैं वत्स साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं क्योंकि समय की भी पाबंदी है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मौजूदा हालात में भारत का टेक क्या रहेगा, आगे सीमा पर किस तरह से जवाब दिया जाएगा और भारत का रुख क्या हो सकता है? डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन दोनों हाथ में रखिए। एक हाथ में जूता और एक हाथ के अंदर में नेगोशिएशन। अगर नेगोशिएशन काम नहीं कर रहा है, सीज फायर का वो उल्लंघन कर रहा है और हमारी टर्म्स के ऊपर में जो है वो नहीं आता है, तो हमारे पास में मिलिट्री जो तैयार है। हमारी नेवी हिंद महासागर के अंदर में और अरेबियन सी के अंदर में बिल्कुल तैयार है कराची और उसके ऊपर के एरिया को बर्बाद करने के लिए। यानी ये जो तनातनी है, यानी ये जो गहमागमी है और सीमा के ऊपर जो तनाव है, ये हाल फिलहाल में थमता नजर नहीं आ रहा है। वत्स साहब देखिए, डिप्लोमेसी, देखिए हर चीज का सॉल्यूशन अल्टीमेटली मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होता है जी। मतलब युद्ध किसी चीज का भी सॉल्यूशन नहीं है, ये फैक्ट है। इसको सब लोगों को मानना चाहिए।
डिप्लोमेसी और कूटनीतिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से हर चीज का सोल्यूशन होगा, लेकिन वो सोल्यूशन किस ग्राउंड्स पे होगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। और किससे हो रहा है, उसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी यूएसए लेगा। किसी ने क्या खूब कहा है वत्स साहब कि किसी भी विषय का जो सॉल्यूशन है वो युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध ही अपने आप में एक बड़ा मसला है। बहुत बहुत धन्यवाद वत्स साहब, इतनी इंसाइटफुल जानकारी हमसे साझा करने के लिए, शुक्रिया।